नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका से खबरों की शुरुआत करेंगे। आरएलडी और बीजेपी में अंतिम दौर की बातचीत हुई है। जी हाँ, ये सूत्र बता रहे हैं कि आरएलडी ने बीजेपी से मांगी है लोकसभा की 4 सीटें। आरएलडी को लोकसभा 2 सीट मिल सकती है। सूत्र ऐसा भी बता रहे हैं राज्यसभा की भी 1 सीट मिल सकती है। देखिए, इंडिया अलायंस और यूं कहें समाजवादी पार्टी की प्रमुख सहयोगी कही जाती है आरएलडी, और इसको लेकर एक बड़ा झटका इसे माना जा रहा है, जो कि साफ तौर पर कहा जा रहा है। जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो ये है कि आरएलडी और बीजेपी के बीच बात हो सकती है। जो कि सूत्र बता रहे हैं कि बातचीत बन गई तो कहीं ना कहीं आईएनडीआईए गठबंधन को एक बड़ा झटका मिलेगा। बिल्कुल, आरएलडी जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना अलग वर्चस्व रखती है, इसी को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। जो कि चुनावी साल है, चुनावी साल में तोड़ना, जोड़ना और यूं कहें तमाम पार्टियों को अपने आप में अपनी पार्टी में समाहित करना, ये सभी की नीयत हो जाता है। और इसी बीच खबर ये है कि बीजेपी और आरएलडी के बीच बातचीत बन सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, चुनावी साल के मद्देनजर ये बड़ी खबर, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका माना जाएगा। जो कि समाजवादी पार्टी की प्रमुख सहयोगियों में से यदि कहा जाए तो आरएलडी उसमें से एक है। तो राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने की खबरों के बीच आरएलडी के सारे विधायक 11 फरवरी को अयोध्या रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, जबकि सपा ने इस दर्शन से दूरी बना ली है। इधर पार्टी के नेताओं ने एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया है। ऐसा जयंत चौधरी पर छोड़ दिया गया है। इसी को लेकर आरएलडी नेता राजपाल सिंह बालियान से न्यूज इंडिया संवाददाता ने खास बातचीत की। राष्ट्रीय लोकदल इस वक्त बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। एक तो खबर चल रही है कि आरएलडी एनडीए में शामिल हो सकती है, दूसरी और भी कई तरह की चर्चाएं हैं। हमारे साथ राजपाल सिंह बलियान साहब हैं, जो राष्ट्रीय लोकदल के विधानमंडल दल के नेता भी हैं, विधायक तो हैं ही। राजपाल जी, ये बताएं कि ये जो खबरें चल रही हैं कि एनडीए में जा रहे हैं वगैरह वगैरह, क्या इसमें कोई सच्चाई है? इसकी सच्चाई हम लोगों को जानकारी नहीं है अभी। जो हम राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, तो इसकी तो जानकारी है केवल हमारे नेता जयंत चौधरी जी को, और हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। जो सामाजिक समीकरण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषकर में, उसमें क्या लग रहा है कि कोई 2024 के मद्देनजर कोई राजनीतिक लाभ की संभावना आरएलडी के लिए बन रही है एनडीए में, या फिर जहां पर आप लोग हैं वहीं ठीक है? नहीं, राजनीतिक लाभ तो हम लोगों को अखिलेश जी के गठबंधन में भी है और एनडीए के गठबंधन में भी है। जिधर हम लोग जो उनसे गठबंधन में भी चुनाव लड़ेंगे, उस पार्टी को भी लाभ होगा, गठबंधन को लाभ होगा और हम लोगों को भी लाभ होगा। अखिलेश यादव ने कल कहा, इससे पहले शिवपाल जी भी कह चुके हैं कि नहीं, वो नहीं जाएंगे, वो सेक्युलर हैं वगैरह वगैरह। क्या इस बीच जो अभी सीट शेयरिंग का मसला चला था, कोई मुद्दा बन गया है आरएलडी और सपा के बीच में? किसी तरह का कोई खींचतान या तनाव है? खींचतान और तनाव थोड़ा मुजफ्फरनगर सीट को लेकर और सिंबल, पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ाने की बात पे हो सकता है। मैं पुख्ता बात नहीं कर रहा, लेकिन उसमें थोड़ा चल रहा था हमारा, उस पे हो सकता है। धन्यवाद। तो ये राजपाल सिंह बलियान साहब, नेता विधानमंडल दल राष्ट्रीय लोकदल, इनका साफ साफ कहना है कि जो भी फैसला जयंत चौधरी लेंगे सभी पार्टी के लोग उनके साथ हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि भले ही समाजवादी पार्टी के विधायक 11 तारीख को रामलला के दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन इन खबरों के बीच राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायक हैं वो रामलला के दर्शन करने के लिए 11 तारीख को अयोध्या जाएंगे। इसका जो भी मतलब सियासी लोग निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। कैमरा पर्सन। देखिए, पूरी जानकारी के साथ में सहयोगी अभिनव पांडे लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव, क्या लगता है, चुनावी साल है और यदि हम बात करते हैं आरएलडी की, तो जाट बाहुल क्षेत्रों में आरएलडी का दबदबा है, और दूसरी बात इससे बड़ी ये हो जाती है कि यह समाजवादी पार्टी की प्रमुख सहयोगी भी है। यदि बीजेपी में शामिल होती, एनडीए में शामिल हो जाती है राष्ट्रीय लोकदल, तो कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई जमीन को वापस पा सकती है आरएलडी, क्या माने?
देखिए, पिछली बार से अगर आप देखिए तो 2014 का चुनाव या 2019 का चुनाव अगर आप देखिए तो राष्ट्रीय लोकदल जो है वो पूरी तरह से धराशायी रही। हाँ। कोई भी सीट उसकी वहां पर जीत नहीं पाए थे। ऐसी सूरत में अब राष्ट्रीय लोकदल जो है वो 2022 में जब विधानसभा में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करती है तो उसके 7 विधायक जो है जीतकर सदन तक पहुंचते हैं। ऐसी सूरत में गठबंधन जो है वो इंडी गठबंधन के साथ था, लेकिन उधर जो है जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पहले ही घोषित कर दिया कि उनके साथ जो है सीटें वो आरएलडी को देने को तैयार हुई है। इसके अलावा सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, कहां पर दिया जाएगा, इससे खासा नाराज जयंत चौधरी जो है अब वो एनडीए की तरफ रुख देखा जा रहा है। दूसरी तरफ आज जिस तरह से नेता विधानमंडल दल ने साफ किया है कि हम 11 तारीख को रामलला के दर्शन करेंगे, यानी जो इंडी गठबंधन है उसकी जो विचारधारा उससे हटकर वो समाजवादी पार्टी 11 तारीख को जो विधानसभा की तरफ से रामलला के दर्शन कराने के लिए ले जाया जा रहा था उसका विरोध कर रही है, वो नहीं जा रही है। उन लोगों का कहना है कि हम बाद में जाएंगे, लेकिन वहीं पर आरएलडी जो है इस यात्रा में शामिल होगी। ऐसी सूरत में ये प्रयास है। दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो ओम प्रकाश राजभर ने थोड़ी देर पहले ही साफ कर दिया है कि 12 तारीख को हमारे साथ आरएलडी भी शामिल होने जा रही है। कुछ सीटों को लेकर मतभेद जरूर समाजवादी पार्टी के साथ था, लेकिन उसको अभी तक जो है निस्तारण नहीं किया गया। हालांकि कल जो है शिवपाल यादव ने कहा था कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, ये सिर्फ र्यूमर है, वो हमारे साथ है, वो किसानों के साथ है, किसानों के साथ है। लेकिन आरएलडी भी अब समझ रही है कि देश की हवा, देश का मूड किस तरफ है, और रामलला के दर्शन करने से एक संकेत साफ है कि वो जो है रामलला का दर्शन करें तो संकेत तो जा रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना दबदबा रखती है आरएलडी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, 2009 में बीजेपी के साथ ही जुड़े थे, तभी यूं कहें कि जयंत चौधरी पहुंचे लोकसभा की सीट उनको मिल पाई। यहाँ जो स्थितियां हैं, मथुरा में बहुत सुगबुगाहट हो जाएगी ना अभिनव, है ना? देखिए, सुगबुगाहट बहुत ज्यादा है, सुगबुगाहट है इस समय, क्योंकि अगर आप देखिए तो बिहार में जो गठबंधन है, जो एनडीए में शायद नीतीश कुमार शामिल हो गए। कल प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात भी की है और साफ कहा है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो है जो लोकसभा है वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है कि आरएलडी का एक बड़ा धड़ा है, जाट बाहुल सीट है वहां पर उन लोगों का अपना वोट बैंक है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में भाजपा को कुछ नुकसान जरूर हो सकता था। सीटें कुछ न, जैसे कैराना हो गई, इसके अलावा संभल हो गई, मथुरा हो गई, इन सीटों पर नुकसान हो सकता था। लेकिन अगर ये एनडीए में शामिल हो जाते हैं जयंत चौधरी, तो कहीं ना कहीं अब ये अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल है, क्योंकि उसके बाद कोई भी दल जो है वो गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ मजबूत बड़ा दल जो है वो गठबंधन में नहीं दिखाई पड़ रहा है। यानी मायावती की तरफ अखिलेश यादव को भी अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये बात और समझाइए अभिनव कि जो फॉर्मूले की बात हो रही है, सीटों के फॉर्मूले की बात हो रही है, यदि हम बीजेपी की बात करते हैं, यहाँ पे कितने फॉर्मूले पर बात बन पाएगी? क्या सीटों का वो समीकरण रह पाएगा? देखिए, 3 से 4 सीटों पर समीकरण है, जैसा कि पहले जो है सुगबुगाहट है, जिसमें मथुरा शामिल है। हेमा मालिनी वहां से लोकसभा की सदस्य है। हेमा मालिनी की उम्र जो है वो 75 पार हो चुकी है। ऐसी सूरत में हेमा मालिनी को वहां से हटाकर वो गठबंधन में सीट दी जा सकती है। दूसरा तो अगर आप देखिए तो बागपत है, बागपत में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ है वहां पर, लेकिन उनको भी जो हटा सकता है, वो पूर्व डीजीपी हैं, उनको वो सीट जो है वो दी जा सकती है आरएलडी को। कुल मिलाकर 3-4 से ज्यादा सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि वो देगी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वांचल में आरएलडी का कोई जनाधार नहीं है, कोई यहाँ पर वोट बैंक नहीं है। लेकिन पश्चिम की कुछ सीटें जो है वो दे सकती है। लेकिन प्रयास ये भी है कि बहुत ज्यादा सीटें भाजपा इसलिए भी देने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से बीजेपी ने, कल प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में भी बयान दिया है कि 400 पार और 370 भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद 400 पार एनडीए। ऐसे में अगर सीटें जो है बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कई तरीकों पर जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। प्रायोरिटी मुझे समझ में आ पा रही है अभिनव, बिल्कुल अभिनव, जो प्रायोरिटी समझ में आ रही है आरएलडी के सामने वो ये होनी चाहिए, या ये है कि अपना जो खोई हुई जमीन है उसे कहीं ना कहीं तलाशा जाए, जो उस वक्त खो दी गई थी। अब 14 की बात करें, 19 की बात करें, यहाँ पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, तो यहाँ पर एक बेहतर ऑप्शन जो है वो एनडीए नजर आ रहा है आरएलडी को।
देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप बिहार में जाइए तो बिहार में देखिए चिराग पासवान को ये पता है कि अगर हमको 2 सीटें मिलती हैं तो वो हमारी 2 कंफर्म हैं, हमको वहां जीत हासिल ही होना है। ऐसी सूरत में उत्तर प्रदेश में अगर चिराग पासवान को, अगर यहाँ पर जयंत चौधरी को 3 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी है तो उनको पता है कि मेरे 3 सांसद वो लोकसभा जाएंगे ही जाएंगे। और एक मजबूत है, क्योंकि जिस तरह से मूड बना हुआ है, जो सर्वे आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल सर्वेज आ रहे हैं, उसके हिसाब से जो अगर देखिए तो ये है, अगर आप 7 सीटों पर भी चुनाव लड़ते हैं इंडी गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, और 7 के 7 पे अगर आपको जीत नहीं मिलती है तो फायदा उसका क्या है। तो ऐसी सूरत में पहले भी जो है कई तरह से गोटियां बैठाई जा रही थी। प्रयास ये पहले भी था कि उसमें जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होंगे, लेकिन अभी सुबकाट है। लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि एनडीए के साथ उनका फार्मूला फिट बैठ जाएगा, जैसा कि रामलला के दर्शन के साथ। अगर इस तरह का नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि उसमें एक संकेत इस बात के है कि आप जितने भी मैसेज है और सूत्रों के हवाले से कि पूरा जयंत चौधरी ने अपने यहाँ पर विधायकों को दिया है कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं करना है, चाहे सदन में या सदन के बाहर भी बीजेपी के लिए कोई भी ऐसी उटपटांग बयानबाजी अभी फिलहाल रोकनी है। फिलहाल कोई भी बयानबाजी भी रोकनी है। और देखिए बात जो है वो टॉप लेवल पे चल रही है। अभिनव देखिए, वो आपको बयानबाजी रोकनी होगी, अपनी जबान पे कंट्रोल रखना होगा। इस बीच जो हम किसान को प्रदर्शन देख रहे हैं, चाहे वो नोएडा प्राधिकरण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा हो, यहाँ पर चुनौतियां कहीं ना कहीं जयंत चौधरी के सामने हो जाएगी कि जो हवा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में बहे। फिलहाल किसान नाराज चल रहे हैं और रालोद की यही प्रायोरिटी रहती है कि किसानों को साथ लेकर चलना है। देखिए, किसानों के दल माना जाता है। किसानों चौधरी चरण सिंह ने जो पार्टी बनाई वो किसानों की ही बात करते थे, किसानों के नेता थे। ऐसी सूरत में अगर आप देखिए नोएडा अथॉरिटी में पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को, मुआवजे को लेकर पूरी अथॉरिटी को सीज किया गया है। कोई भी कर्मचारी अंदर नहीं जा सकता, चारों का दरवाजे बंद कर दिए हैं, बाहर प्रदर्शन चल रहा है। इन तमाम चीजों को मनाने के लिए, इन लोगों को मनाने के लिए दूसरी तरफ देखिए तो इसमें जो है भारतीय किसान यूनियन शामिल है, लेकिन भारतीय किसान यूनियन में भी 2 फाड़ हो चुकी है। यहाँ उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान यूनियन था वो अलग फाड़ में है और वहां पर अलग फाड़ में है। लेकिन किसानों को मनाने के लिए पिछले दिनों आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो गन्ना का समर्थन मूल्य है उसको बढ़ा दिया है। ऐसी सूरत में अब जो मूल किसानों की जो समस्याएं हैं उसको कहीं ना कहीं सरकार शांत करना चाहती है। और एक भारी भरकम बजट भी इस बार पेश हुआ है, जिसमें कि किसानों को जो और भी जो बकाये हैं उसमें उसको भुगतान किया जा सकता है। रही बात मुआवजे को लेकर, इस पर जयंत चौधरी ने भी अपने सरकार के सामने पक्ष रखा है, जो सूत्रों के हवाले से कि जो बात हो रही है, जो मीडिएशन लाइन में जो बात हो रही है उसमें यह भी मुद्दा है कि इन किसानों का भी जो है कुछ ना कुछ मुआवजा जो है उनको कंपनसेशन इस तरह से दिया जाए कि वो नाराजगी दूर कर दी जाए, क्योंकि जो किसान बैठे हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तय की जाएंगी। यदि सीटों के फॉर्मूले पे बात होती है और यदि शामिल होते हैं आरएलडी कहीं ना कहीं एनडीए में, तो यहाँ पर जिम्मेदारी भी तय की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए, इस बीच आपको बता दें, स्मृति ईरानी से मिले हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। स्मृति ईरानी को कल्की धाम का निमंत्रण दिया है, पीएम मोदी को भी दे चुके हैं वो निमंत्रण। कल्की धाम का निमंत्रण दिया है और बहुत ही खुश नजर आए हैं। झलकियां दिखाते हैं आपको स्मृति ईरानी से मुलाकात की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्मृति ईरानी को कल्की धाम का निमंत्रण दिया गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात करते हुए और अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए कि प्रधानमंत्री को भी उन्होंने न्योता दिया है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चाएं आम हो चुकी हैं, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं और अब बीजेपी को इस तरीके से निमंत्रण देना कई सवालों को जन्म देता है। स्मृति ईरानी जी को मैं निमंत्रण देने आया हूं श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का। मैं भाजपा के नेता के रूप में उनको आमंत्रित करने नहीं आया हूं। मैं उन्हें एक महान
राम भक्त, कृष्ण भक्त, देवी भक्त, कल्कि भक्त के रूप में उन्हें आमंत्रित करने आते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री को न्योता देना, स्मृति ईरानी जी को न्योता देना, रक्षा मंत्री को न्योता देना गुनाह है, तो मैं इस गुनाह की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। इधर समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर कसा है तंज। स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पार्टी ने कई बार उनको नसीहत दी है, बावजूद इसके वे मानते ही नहीं। विकसित हो चुका है स्वामी प्रसाद मौर्य। मनोज पांडे का कहना, मनोज पांडे के बयान का पार्टी में ही अब विरोध हो रहा है। तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए, स्वामी प्रसाद क्या क्या बोल रहे हैं इस पर मैं कोई बयान नहीं देना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति का खुद का मानसिक संतुलन ठीक ना हो, वो व्यक्ति ऐसे ही बयान देता रहता है। देखिए, कई बार पार्टी ने उनको कहा, लेकिन विक्षिप्त आदमी को उसके लिए जब उस शब्दों का नहीं सुनना है, वो पार्टी के निर्देश को नहीं सुनना है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। इधर सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली का दौरा है। अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। पीएससी घोटाले मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात करते नजर आए हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर भी तंज कसा है। छत्तीसगढ़ के सीएम हैं विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा बेहद खास, जहां इस दौरे पर वे कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम विष्णुदेव की मुलाकात बेहद खास है। इस मुलाकात के बाद आज सीएम रायपुर पहुंचे। रायपुर पहुंचकर सीएम ने चर्चा की, जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि पीएससी घोटाले के मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा सीएम ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी तंज कसा है। ये भारत जोड़ो यात्रा भी किए थे, उसमें कितना असर हुआ आप लोगों के सामने है। अब न्याय यात्रा निकाले हैं। अब विधानसभा चुनाव के बाद कितने लोग उनके जो प्रत्याशी थे पार्टी छोड़ रहे हैं, पहले तो उन सबके साथ न्याय हो जाए। इंतजार करिए, बहुत अच्छा बजट होगा। गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट सामने आया। खत्म होगी भारत म्यांमार के बीच मुक्त आवाजाही। एमएमआर को तत्काल निलंबित करने की सिफारिश की गई है। सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया। गृहमंत्री ने तत्काल निलंबित करने की सिफारिश पेश की। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय के कदम उठाते नजर आए हैं। देखिए, बाकायदा ट्वीट किया गया है, इसकी जानकारी साझा की गई। इधर चंडीगढ़ में मेयर चुनाव पर विवाद जारी है। प्रशासन के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन जारी। प्रशासन पर चुनाव में धांधली का आरोप भी लगाया गया है। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर उठा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा। जहां मंगलवार को सेक्टर 35 के कांग्रेस भवन के सामने युवा कांग्रेस की तरफ से मेयर चुनाव में धांधली के विरोध प्रदर्शन किया गया, तो वहीं आज भी मामले में युवाओं का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस दौरान युवा नारेबाजी करते नजर आए। बता दें, मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान पीठासीन अधिकारी अनिल मसीहा के फोटो पर कालिख भी पोती गई थी। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं विरोध प्रदर्शन की, जिसी को लेकर आपको याद होगा किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने लगातार दिल्ली कूच की थी। प्रदर्शन करते यहाँ पे भी नजर आए थे। कहा था कि हमारे 8 जो विधायक हैं उनके वोट कैसे काटे गए, क्यों काट दिए गए, इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। इधर हैदराबाद में एनआईए की रेड हुई है। 2 जगहों पर एनआईए ने छापामार कार्रवाई की। हिमायत नगर और एलबी नगर में कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें,
एनआईए की रेड हैदराबाद में, जहां 2 जगहों पर एनआईए को जानकारी मिली थी। तो फिलहाल छापामार कार्रवाई चल रही है। हिमायत नगर, एलबी नगर में ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी की ये बड़ी कार्रवाई, जहां पर जानकारी के बाद ये छापामार कार्रवाई, 2 जगह रेड। इधर राजस्थान में वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश किया। राजस्थान में नई सरकार का ये पहला बजट हुआ, जहां अन्नपूर्णा रसोई में 450 ग्राम की जगह पर 600 ग्राम अब भोजन दिया जाएगा। विद्यालयों, महाविद्यालय के लिए 1000 करोड़ का ऐलान किया गया। स्टेट रोड फंड में 1500 करोड़ का अतिरिक्त फंड है। जयपुर, जोधपुर और जोधपुर, कोटा जैसे जिलों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा भी की गई है। इधर भागलपुर में इनकम टैक्स का शिकंजा कसा है। प्रोटेस्ट शंकर यादव के घर पर रेड हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।